अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। प्रोग्राम में आज हमें सबसे पहले बात करनी है भारत की जो तंग नज़री, तशद्दुद और अदम बर्दाश्त पर मबनी RSS के इंतहा पसंदाना नज़रियात की अलमबरदार मोदी हुकूमत के हाथों ये रगमाल बन चुका है। नाज़रीन, भारत दुनिया के सबसे मुतासिर फ़िरका परस्त रियासत बनकर सामने आ रहा है और यहाँ अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के लिए संगीन खतरात जो हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है भारत के अंदर, पहले इस बारे में एक डिटेल रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। मोदी के भारत में मुसलमानों को मुल्क में नफरत अंगेज तकारीर, जिस्मानी हमलों और इस्लामोफोबिया का सामना है। बीजेपी की फस्ताई भारतीय हुकूमत के दौर में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ हिंदू इंतहा पसंदों के हमलों में तेजी आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंतहा पसंद हिंदू खुलेआम इज्तिमाअत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर करके नस्लकुशी पर जोर दे रहे हैं। ये सब मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ जुराइम हिंदुत्व नजरिए का शाखसाना है। हिंदू इंतहा पसंदों की नफरत अंगेज तकारीर से भारत में मुसलमानों की जिंदगियों को शदीद खतरा लाहिक है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में भारतीय वजीर आजम की दहशतगर्दी और मजहबी इंतहा पसंदी से जोड़ने के लिए कुछ तकारीर के क्लिप्स चलाए गए ताकि मुसलमानों को उसकी सजा दी जाए। 20 करोड़ मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया। उसकी फंडिंग सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने की थी। भारत में नए साल का आगाज मुसलमानों पर जालिमाना हमले से हुआ, जहां मुस्लिम खवातीन को बुली बाई पर फरोख्त के लिए पेश करके इंतहा पसंद नजरिए का सबूत दिया गया। रियासत उत्तराखंड के हरिद्वार में मुसलमानों के कत्ले आम का ऐलान किया गया, लेकिन नाम नेहाद लीडर भी खामोश रहे। किसी को एक लफ्ज बोलने की तौफीक न हुई। भारत में गुज़िश्ता एक साल में ईसाइयों के खिलाफ कम से कम 460 हमले रिकॉर्ड किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 भारत के मुसलमानों और ईसाइयों के लिए खौफ, तशद्दुद और हरासा करने का साल था। इंतहा पसंद हिंदुओं के बढ़ते मजालिम और नफरत अंगेज सियासत के खिलाफ भारत में मुज़ाहमत बढ़ रही है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि अगर दुनिया की जमहूरी कौमें खामोश रहीं और भारत को इस इंतहा पसंदाना रवैये से ना रोका गया तो मुल्क जल्द खाना जंगी की तरफ जा सकता है। बिल्कुल जी, भारत जल्द खाना जंगी की जानिब जा सकता है। इस हवाले से रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे कि वहाँ पर अक़लियतों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। अब ये सलूक क्यों किया जा रहा है, क्यों ये इंतहा पसंदी जो है ये आए रोज़ बढ़ती चली जा रही है, क्यों इसका कोई तदारुक नहीं हो पा रहा है आलमी मीडिया के इतनी ज़्यादा आवाज़ उठाने के बावजूद, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उस्मान फ़ारूक साहब, वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान फ़ारूक साहब। वालेकुम सलाम। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं। उस्मान साहब, पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा कि ये तकरीबन आए रोज़ जो खबरें सामने आ रही हैं कि भारत जो है वो अक़लियतों, ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए एक संगीन ख़तरा बन चुका है। बहुत सारी अक़लियतें यहाँ पर परेशान हैं, उनके खिलाफ मज़ालिम में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। पहले ये इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि रोज़ बरोज़ इजाफा हो क्यों रहा है, क्यों खतरात बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या चाहती है बीजेपी हुकूमत, क्या है RSS नज़रिया? देखिए, ये जो आप बात को पहले समझिएगा कि आपका जो क्वेश्चन है कि रोज बरोज क्यों ये खतरात बढ़ रहे हैं, उसकी वजह ये है कि बीजेपी के पास बेचने के लिए कुछ बचा नहीं है। बीजेपी ने इससे पहले कश्मीर को हिंदुस्तान के अंदर शामिल किया। इसके बाद इन्होंने पाकिस्तान पे हमला करके भी देख लिया। दोनों जगहों पे बीजेपी को रुसवाई का सामना करना पड़ा। अब हो ये रहा है कि इंडियन इकोनॉमी डूब रही है। रही सही कसर कोविड ने पूरी कर दी है। अब बीजेपी के सामने अगला इलेक्शन है। अगले इलेक्शन में अगर इन्होंने जीतना है, इनके पास दो ही रास्ते हैं। या तो वो पाकिस्तान पर हमला करें या फिर हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा नया चूरन बेचें कि जो हिंदू हैं वो इनको दोबारा से वोट दें, जो बहुत बड़ी तादाद में हिंदू आबादी है। अब उसका एक ही तरीका है जिसकी वजह से आप तवातर के साथ देख रहे हैं कि मुसलमानों की नस्लकशी की बातें चल रही हैं। इन्होंने अभी पिछले दिनों धर्मा संसद यानी कि मजहबी पार्लियामेंट के नाम से एक जलसा किया एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं ने, जिसको बैक किया था RSS ने और बीजेपी ने, जिसमें इन्होंने खुलेआम ये अपना मंसूबा पेश किया है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर से मुसलमानों की नस्लकुशी की जाएगी। इस तरह की नस्लकुशी का ये प्लान सिखों के साथ भी 1984 में कर चुके हैं और 1984 में जब इन्होंने सिखों को की नस्लकुशी करने की कोशिश की थी, उसमें गो के ये बहुत ज्यादा कामयाब तो नहीं हो सके, लेकिन इनको एक तरीकाकार आ गया कि नस्लकुशी की कैसे जाती है।
जो इनकी जो गलतियां थी, आप जैसा कि नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं कि 2002 में इन्होंने गुजरात में मुसलमानों की नस्लकुशी की थी। उस वक्त हालांकि इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान मारे थे, लेकिन मुसलमानों का मुकम्मल खात्मा नहीं कर सके थे। लेकिन अभी जो इनका मंसूबा है, ये कंप्लीट क्लींजिंग का मंसूबा है, जिसमें इन्होंने पूरा एक मंसूबा बनाया है कि बिल्कुल जड़ से मुसलमानों का सफाया कैसे करना है, और ये करेंगे भी। इस तरह का फसाद ये हिंदुस्तान में करेंगे, क्योंकि इन्होंने अगला इलेक्शन जीतना है। इकोनॉमी में ये कुछ नहीं कर सके। हिंदुस्तान में बेरोजगारी में बेइंतहा इजाफा हो चुका है, और कांग्रेस और दूसरी जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनके जीतने के चांसेस बहुत बढ़ रहे हैं अगले इलेक्शन में। तो वो सारे बड़े बड़े हिंदू सरमायादार जिन्होंने बीजेपी पे इन्वेस्ट किया था, उनको कुछ नहीं मिल सका। उनकी जितनी सरमायाकारी थी बीजेपी पे जो उन्होंने लगाई थी, वो सारी जाया हो चुकी है। और वो बीजेपी पे दबाव डाल रहे हैं कि भाई हमने जो आप पे पैसा लगाया है वो हमें वापस करें। जिसके लिए बीजेपी अगरचे हिंदुस्तान के जो कौमी असासे हैं वो बेच रहे हैं, हिंदुस्तान की एयरलाइन बेच दी, और हिंदुस्तान के 12 जो बैंक हैं उनको बेचने का प्लान बनाया जा रहा है, जो बड़े बड़े हिंदू खानदानों को बेच दिए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद अगला इलेक्शन जीतना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अगला इलेक्शन जो है उसको जीतने के लिए ये सारी प्लानिंग की जा रही है, और प्लानिंग जो है वो मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ दिखाई दे रही है। अच्छा, ये फरमा दीजिएगा, ये जो आज रिपोर्ट आई है जिसमें बीजेपी क़यादत के बारे में कहा गया है कि उसकी वजह से भारत जो है मुसलमानों और ईसाइयों के लिए दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क जो है वो बन चुका है। आलमी मीडिया भी हमें इस पर बहुत ज़्यादा चीखो पुकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया की जो जमहूरी क़ुव्वतें हैं भारत के इंतहा पसंदाना रवैये के खिलाफ अभी तक लेकिन हमें खामोश दिखाई देती हैं। मीडिया की सारे इस मामले को हाईलाइट करने के बावजूद, सोशल मीडिया पर ख़बरें आने के बावजूद, क्या आप समझते हैं कि दुनिया अब अपनी खामोशी तोड़ेगी? इंतहा पसंद जो भारतीय हुकूमत है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ हमें कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान को मुख्तलिफ जगहों पे दुनिया भर के ममालिक जो हैं, जिनको हम सिविलाइज्ड कंट्री कहते हैं, वो वक्तन फवक्तन हिंदुस्तान को जलील तो करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, जब किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा था हिंदुस्तान में, उस वक्त यूके के 100 एमपीज ने हिंदुस्तानी हुकूमत के खिलाफ जो थी एक रेजोल्यूशन भेजी थी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को, बोरिस को, कि आप इसके खिलाफ आवाज उठाएं, और उन्होंने आवाज भी उठाई। इसके अलावा आप इवन हाल ही का फॉरेन पॉलिसी मैगजीन उठा के देख लें, या न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टें उठा के देख लें, सबके सब हिंदुस्तानी हुकूमत को कंडेम कर रहे हैं, मुजम्मत कर रहे हैं। अभी ये बात कि हिंदुस्तान पर कोई पाबंदी लगाई जाती है या नहीं, ऐसी पाबंदियां लगाई गई थी माजी में। जैसा कि हिंदुस्तान के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, इन पे पाबंदी थी कि ये यूके और यूएसए में नहीं जा सकते थे अंटिल कि ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन गए। तो दुनिया में आवाजें उठ रही हैं, और दुनिया में कोशिशें भी हो रही हैं, और इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई नतीजा हमें जरूर नजर आएगा। दुनिया में कोशिशें हो रही हैं, भारत के अपने अंदर अपोजिशन जो है वो क्यों कोशिश नहीं कर रही है? वो बीजेपी के खिलाफ उस तरह से क्यों मुतहरिक दिखाई नहीं देती है जिस तरह से होना चाहिए? इलेक्शन सिर्फ इन्होंने तो नहीं लड़ने हैं ना, बीजेपी ने तो नहीं लड़ने हैं ना, बाकी जमातों ने भी लड़ने हैं, कांग्रेस ने भी लड़ने हैं, और लोगों ने भी लड़ने हैं। अगर ये आरएसएस के नजरिए पे चल रही है, तो बाकी अगर इसके मुखालिफत में चलती हैं या कोई इस पर आवाज उठाती हैं, तो उनके भी तो जीतने के चांसेस हो सकते हैं। वो लोग क्यों इतने एक्टिव नहीं है फिर उस्मान? अच्छा, उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। देखिए, ये हर कंट्री में एक इस्टेब्लिशमेंट होती है। हिंदुस्तान के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और बजरंग दल है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग इनकी ब्यूरोक्रेसी में भी मौजूद हैं, क्योंकि ये एक बच्चा लेते हैं शुरू से, छोटा बच्चा, जब वो स्टूडेंट होता है, फिर बड़ा होता है, वो फिर अपना कैरियर स्टार्ट करता है, तो इनके लोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और बजरंग दल के लोग हर जगह मौजूद हैं। इस वक्त जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की क़यादत है, उन्होंने ये फैसला कर रखा है कि बीजेपी हुकूमत में रहेगी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इतनी ताकतवर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि 1948 में नथुराम गॉडसे, जिसका ताल्लुक आरएसएस से था, उसने गांधी जी को गोली मार दी। 1963 डेट याद रखिएगा। 1948 में गांधी जी को कत्ल किया जाता है। 1963 में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1963 में इंडिया के रिपब्लिक डे के मौके पे, जैसे पाकिस्तान का 23 मार्च है, सेम इसी तरह समझ लें कि उनका रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी को, जिसमें उनकी परेड होती है। उस परेड में आरएसएस को दावत दी गई कि आप भी इस परेड में शामिल हो।
जस्ट लाइक ये ऐसे ही है कि पाकिस्तान में फौज की परेड हो रही हो और किसी अस्करी तंजीम को या किसी दहशतगर्द तंजीम को दावत दी जाए कि आप इस फौज में शमूलियत इख्तियार कर लें। इससे आप अंदाजा कर लें कि आरएसएस इतनी ताकतवर है। तो आरएसएस जब डिसाइड करेगी कि कांग्रेस ने आना है तो कांग्रेस आएगी, तो कांग्रेस और ऑपोजिशन पार्टीज इसलिए नहीं बोल पा रही इतनी ज्यादा ताकतवर आवाज, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने उसी हिंदुस्तान में रहना है, वहीं जिंदगी गुजारनी है। जिस हिंदुस्तान में गांधी जी को कत्ल कर दिया जाए, जिस हिंदुस्तान में बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर्स भारत में ही रहना है, कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं जा नहीं सकते हैं, कि मुसलमानों में भी हमें वो इकट्ठ दिखाई नहीं दे रहा है। मुसलमान भी वहाँ पर इस तरह से आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं जिस तरह से आवाज़ उठानी चाहिए। कोई उनकी रहनुमाई करने वाला वहाँ पर कोई एक हमें दिखाई नहीं देता है कि ये शख्स है जी जो मुसलमानों को मुत्तहिद कर सकता है। कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं है। मुसलमानों में कुछ उस तरह की चीज़ दिखाई नहीं दे रही है ना जो उनको मजबूत दिखाए और वो बीजेपी के खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ खुद आवाज़ उठा सकें। बहुत बड़ी तादाद में है भारत में, कोई छोटी तादाद तो नहीं है मुसलमानों की। जी, असल में बात ये है कि जो इनकी जो मेन तंजीमें हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, बजरंग दल और इसके अलावा हिंदुस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कि ब्राह्मण और ठाकुरों पे मुश्तमिल है, ये इतनी ताकतवर है कि इन्होंने डिवाइड कर रखा है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का जो मुआशरा है वो प्रेशर कुकर बन रहा है। वहां पे जो दलित्स हैं, वहां के जो पारसी हैं, वहां के जो छोटी जात के हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, उनके अंदर एक गमो गुस्सा पाया जा रहा है। वो सारा कुछ ये देख रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि हिंदुस्तान खाना जंगी की तरफ जाएगा। इस दफा ऐसा नहीं होगा जिस तरह 1984 में हुआ था कि दिल्ली में 3 रोज तक सिखों का कत्लेआम किया जाता रहा और सिख अपने बच्चे और माएं बहनें लुटवाते रहे और मरवाते रहे। इस दफा इन्होंने माइनॉरिटीज पे अटैक किया तो माइनॉरिटीज की तरफ से बहुत सख्त रिस्पांस आएगा। आप देखिएगा कि ये लोग जो हैं, जो माइनॉरिटी, बात ये है उस्मान फारूक के उस तरह से इंतजार क्यों किया जाए कत्लेआम का। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये भी तो कत्लेआम ही है ना। जिस तरह से तशद्दुद किया जाता है, हुकूक छीने जा रहे हैं, जीना दो भर किया जा रहा है, उस वक्त का इंतजार क्यों किया जा रहा है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, इसका जवाब नहीं मिल पाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया उस्मान फारूक, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप अपना तज्जिया हमसे शेयर कर रहे थे, मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा जी, प्रोग्राम में अब हमें आगे बढ़ना है। भारत के हवाले से तो हमने बात कर ली है, अब हमें बात करनी है बेल्जियम के शहर ब्रसल्स की, क्योंकि वहाँ रूस और नेटो के दरमियान होने वाले जो मुज़ाकरात हैं वो ऐसा दिखाई देता है कि बेनतीजा रहे हैं। अभी तक जो इत्तलात आ रही हैं वो यही बता रही हैं। अमेरिका ने रूस के साथ यूक्रेन के मामले पर डिप्लोमेसी में भी रुकावटें आने की सूरत में रूस पर इक़्तिसादी पाबंदियां आयद करने का इंदिया दे रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी खबरदार किया है कि रूस अमेरिका के दरमियान कोई झड़प होती है तो ये दुनिया भर के लिए तबाही का सबब बन सकती है। दोनों मुल्कों में मुज़ाकरात में डेडलॉक क्यों पैदा होता है, यूक्रेन का मसला क्यों इतना ज़्यादा अहम है, बातचीत आगे क्यों नहीं बढ़ पाती है, ये सारी चीज़ें पहले एक रिपोर्ट में, फिर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। नेटो और रूस के दरमियान यूक्रेन के मामले पर ब्रसल्स में होने वाला इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। रूस ने इस इजलास में अपना ये मौक़िफ़ दोहराया कि नेटो नए रुकन ना बनाए और उसके मशरकी ममालिक से इत्तेहादी अफवाज निकल जाएं, जबकि नेटो ने कहा कि वो अपनी मुज़ाकराती पॉलिसी बरकरार रखेगा। उसके साथ ही नेटो ने रूस पर मजीद वाज़ेह किया कि हर मुल्क को ये हक हासिल होना चाहिए कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन सी सलामती पॉलिसियाँ इख्तियार करता है और किसको अपना दोस्त चुनता है। इजलास के बाद रूस ने अमरीका और नेटो के साथ अपने सिक्योरिटी मुज़ाकरात को नाकाम करार देते हुए कहा कि बुनियादी मसाइल पर मुसलसल इख्तलाफ है। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है कि जिनीवा और ब्रसल्स में अब तक होने वाली बातचीत के 2 दौर में कुछ मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है, लेकिन मॉस्को ठोस नताइज की तलाश में है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग के दौरान बताया कि रूस के साथ यूक्रेन के मामले में डिप्लोमेसी में भी रुकावटें आने की सूरत में हम मॉस्को पर इक़्तिसादी पाबंदियां आयद करने के लिए तैयार होंगे। OSCE के इजलास में पोलैंड के वजीर खारजा ने खबरदार किया कि मौजूदा तनाव की वजह से यूरोप 30 बरस में जंग के सबसे ज्यादा करीब है। अमरीका रूस कशीदगी की वजह से होने वाली कोई भी झड़प यूरोप और दुनिया के लिए तबाही साबित होगी। बढ़ती सर्द जंग में कमी लाने के लिए मुज़ाकरात सबसे बेहतरीन रास्ता है। उधर यूक्रेन में वज़ारत खारजा समेत मुतादिद सरकारी इदारों की वेबसाइट पर साइबर हमले के बाद उन इदारों की वेबसाइट्स बंद हो गयी। तर्जुमान वज़ारत खारजा के मुताबिक साइबर हमले के जिम्मेदारों से मुतल्लिक फिलहाल कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन रूस यूक्रेन पर हमलों का तवील रिकॉर्ड रखता है। साइबर हमले की तहकीकात की जा रही है।
बिल्कुल जी, जो रशिया है वो यूक्रेन पर हमलों का रिकॉर्ड रखता है, इसीलिए अमेरिका को लग रहा है कि अब जितनी बार मर्जी रूस से बताता रहे, कहता रहे, बोलता रहे कि वो अटैक नहीं करने जा रहा है, वो तो सिर्फ एक एक्सरसाइज करवा रहा है अपने फौजियों की सरहद के करीब, जो उसका हक है। लेकिन ये बात जो है ये न तो इत्तेहादी मानने को तैयार है अमेरिका के, न ही अमेरिका खुद मानने को तैयार है। यूरोपीय ममालिक जो हैं वो भी इस मामले पर कोई खातिर खा किरदार अदा करते हुए नजर नहीं आते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बहुत बार बात हो चुकी है, लेकिन दोनों बार, इससे पहले भी जो हमने देखा मुज़ाकरात हुए हैं अभी रिसेंटली, वो भी नाकाम ही दिखाई दिए हैं। और आज जो ब्रसल्स में ये हुए हैं रूस और नेटो के दरमियान मुज़ाकरात, ये भी हमें नाकाम दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के मसले पर ये इजलास तो हुआ है, लेकिन ये बेनतीजा ख़त्म हो गया है, क्योंकि अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हमें करता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस को तो वो कर ही रहा है, लेकिन दीगर ममालिक के ऊपर भी उसका दबाव बरकरार है। वो ये चाहता है कि यूक्रेन से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रूस जो है वो एक तरह से दस्तबरदार हो जाए। जिस तरह से रूस की जानिब से कहा जा रहा है कि मैं अटैक नहीं करना चाहता हूँ, उस तरह की सूरत हाल देखने में भी आए, क्योंकि देखने में अभी ये सिचुएशन नहीं लग रही है। ऐसा ही लग रहा है जैसे रूस वाक़तन तैयार है यूक्रेन पर अटैक करने के लिए। डेडलॉक बार बार पैदा हो रहा है, बेनतीजा तमाम के तमाम इजलास हो रहे हैं, तमाम की तमाम मीटिंग्स हो रही हैं। अच्छा, कहा यह जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि अगर रशिया ने ऐसी कोई भी हरकत की, यूक्रेन पर अटैक किया, दरअंदाजी की, तो फिर होगा क्या? होगा ये कि रूस के ऊपर सख्त से सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी जाएंगी। लेकिन जी रूस को ऐसा दिखाई देता है कि अब इसकी भी कोई परवाह नहीं रही है, क्योंकि रूस की जानिब से कहा गया है कि अगर मुझ पर पाबंदियाँ आयद की जाती हैं तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो यूरोपीय ममालिक को होगा। ऑब्वियसली होगा, पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से भी होगा, दीगर तजारत की वजह से भी होगा। यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी आज मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब नहीं हुए हैं। हालांकि सबको पता है कि अगर इस तरह की कोई झड़प हो जाती है, यूक्रेन के ऊपर कोई इस तरह का अटैक होता है रूस की जानिब से और फिर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है, तो सूरत हाल जो है वो संगीन हो सकती है, ख़तरनाक हो सकती है। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आज ये कह दिया है कि रूस और अमेरिका के दरमियान अगर कोई भी झड़प होती है तो ये सिर्फ इन दो ममालिक के लिए ख़तरनाक नहीं होगा, यूरोपीय यूनियन के लिए ख़तरनाक नहीं होगा, बल्कि ये दुनिया भर के लिए तबाही का बायस बन सकता है। अब ये डेडलॉक क्यों है जी, क्यों हल होने में नहीं आ रहा है? सीनियर तज्ज़ियाकार टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है जी अनवर इकबाल साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर इकबाल साहब। राब्ता मुनक़ता हुआ है जी, कोशिश करेंगे दोबारा से उनको हम लाइन पर ले सकें, उनसे हम बात कर सकें। हमारे साथ मौजूद होंगे, बात करेंगे ये जो रूस पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद करने का इंदिया दिया गया है अमेरिका की जानिब से, इस पर क्या इसके नुकसानात हो सकते हैं? नेटो इत्तेहादी जो हैं और जो रूस है, मुज़ाकरात की बड़ी वजह क्या है इनमें नाकामी की, इस पर हम बात करेंगे। और आपको साथ ही साथ ये बताएं कि रूस ने अमेरिका और नेटो के साथ अपने सिक्योरिटी मुज़ाकरात को खुद भी नाकाम करार दिया है और कहा यह है कि जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर मुसलसल इख्तलाफ मौजूद है। रूसी हुकाम ने इस बात पर जोर दिया है कि वो अपनी सरजमीन पर फ़ौजें तैनात कर सकते हैं। वो किस तरह का इंतखाब करते हैं, नेटो को खत्ते में अदम इस्तेहकाम का ज़िम्मेदार ठहराते हैं, किस तरह से उन्हें करना है, अपनी फ़ौजों की ट्रेनिंग करनी है, ये जो भी मामला तो इसको करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा ये ज़ाती मामला है, इसमें ना तो अमेरिका इन्वॉल्व हो सकता है और ना ही यूरोपीय यूनियन इस पर हमें कोई हिदायत जो है वो जारी कर सकती है। इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाने की बात तो हो रही है, लेकिन इससे नुकसान जो हैं वो सिर्फ रूस के नहीं होंगे, उससे नुकसान जो है वो दीगर ममालिक के भी होंगे। अच्छा, पोलैंड के वज़ीर ख़ारिजा ने भी खबरदार किया है कि जो मौजूदा तनाव है इसकी वजह से यूरोप जो है वो 30 बरस में जंग के सबसे ज़्यादा करीब पहुँच चुका है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खबरदार किया कि अगर कशीदगी बढ़ती है, कोई झड़प होती है, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, तो दुनिया के लिए तबाही का सबब बन सकती है। लेकिन क्या इन दोनों ममालिक की जानिब से दरपेश इन खतरात को समझा जा रहा है? क्योंकि अभी तक तो ऐसा लगता है कि दोनों ममालिक जो हैं, ख़ासतौर पर रशिया और अमेरिका, वो अपनी अपनी अना को लेकर टेबल टॉक करते हैं। जब तक ये अना बीच में से नहीं हटती है तो मामलात जो हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो वीडियो लिंक पर मुलाकातें होती हैं उनके भी मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं, आज जो मुज़ाकरात हुए हैं उनके भी कुछ मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि यूक्रेन में जो वज़ारत ख़ारिजा समेत मुतादिद सरकारी इदारों की वेबसाइट्स हैं नाज़रीन, उन पर साइबर हमले किए जा रहे हैं और इन इदारों की वेबसाइट्स जो हैं वो अब बंद हो चुकी हैं। साइबर हमले किसने किए हैं, इसमें क्या रूस मुलव्वस है या कोई और जो मुल्क है वो दोनों रूस और अमेरिका के दरमियान इस कशीदगी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? ये भी हम अपने गेस्ट से जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब ये जो हुआ है, ये जो अहम वेबसाइट्स हैं सरकारी इदारों की, इस पर जो साइबर हमला हुआ है, इसके बाद यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। देखना यह है कि इस इजलास में क्या फ़ैसले सामने आते हैं और आया इसका ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाता है।
यूक्रेन और रशिया, यूक्रेन का मानना यही है कि उस पर अटैक हो सकता है। रूस का कहना यह है कि मैं अटैक करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो अपने फ़ौजों की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर मशक़ें हो रही हैं, जिसको ये समझा जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि जी कोई अटैक करने का मंसूबा है। बहरहाल जी, फाइनली गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे अनवर इकबाल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर इकबाल साहब। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो बहुत असल में हम लोग यहाँ एम्बेसी आए हुए हैं ब्रीफिंग के लिए, तो यहाँ कोई चीज कोई कंप्यूटर वगैरह काम नहीं करता सिक्योरिटी की वजह से। बड़ी मुश्किल से बात हो रही है आज। एक तो मैं प्रोड्यूसर से कहूँगी प्लीज़ इनकी आवाज़ बढ़ा दें ताकि मैं उनको क्लियरली सुन तो पाऊँ कि उन्होंने कहा क्या। नो आवाज आ इश्यूज रही है मेरी? इकबाल साहब। जी जी, अब आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। मुझे बताया गया प्रोड्यूसर की जानिब से कि ठीक ये जो थोड़ा डिले हुआ है आपसे कॉल मिलने में, उसकी वजह आपने बताई है। इट्स ओके सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आप फिर भी हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं। जो भी टेक्निकल इश्यूज़ हैं वो तो चलें आते जाते रहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि इसके बावजूद आप हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं। बहुत मेहरबानी। अनवर साहब, मुझे ये फरमा दीजिएगा पहले तो कि ये हो क्या रहा है। मुज़ाकरात होते हैं, नाकाम हो जाते हैं, डेडलॉक आ जाता है, दुनिया जो है वो ख़तरे में पड़ी हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा भी अब कहती हुई दिखाई दे रही है कि कोई दोनों ममालिक के माबैन मामला नहीं है, सिर्फ अमेरिका या रूस के दरमियान नहीं है या इत्तेहादियों के दरमियान नहीं है, ये तो पूरी दुनिया को फिर अपनी लपेट में ले लेगा अगर इनके दरमियान कोई जंग या झड़प हो जाती है। क्यों है ये डेडलॉक सर? फिर हल क्यों नहीं हो पा रहा अगर इतना सेंसिटिव इशू है ये? तो देखिए, इसमें तो मसला है दोनों के मफादात का। रशिया के लिए यूक्रेन बिल्कुल साथी है, इसके भी उनका हिस्सा था और वो समझते हैं कि उनका बैक यार्ड है और वहाँ डायरेक्ट वो डील करें यूक्रेन से और उसके नेटो की या अमेरिका की कोई मुदाखलत ना हो। और अमेरिका ये समझता है कि जो यूक्रेन के लोग हैं वो नेटो से करीबी ताल्लुकात रखना चाहते हैं, वो सभी ब्लॉक से अलग हो चुके हैं, वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं। तो अमेरिका ये समझता है कि रशिया के इतने करीब एक ऐसा मुल्क है कि उससे वो ताल्लुकात चाहता है जिससे रशिया रोक रहा है, तो उसको भी अपना वो मफाद नजर आता है। मफादात के इस टकराव में ये चलता रहेगा इसका सिलसिला जब तक दोनों एक कॉमन ग्राउंड पे नहीं पहुंचते, और कॉमन ग्राउंड पे पहुंचने के बाद ही इनके आपस में अंडरस्टैंडिंग कोई हो सकेगी। ठीक है, और ये जो इनसे यूरोपीय यूनियन से बात हो रही है, अब इसमें क्या मसला आ गया है? उनको क्या चीज़ रूस की समझ नहीं आई है कि आज फिर हमने देखा है कि जो मुज़ाकरात हुए हैं वो भी नाकाम ही रहे एक तरह से। खुद रूस ने भी कह दिया कि इसमें कुछ सामने ही नहीं आया, फ़ायदा नहीं हुआ कोई। उनका भी यही मसला है ना। देखिए, यूरोपियन यूनियन जो है वो जो बेसिकली जब शुरू बाद में तो ये समझ लें इक़्तिसादी यूनियन बन गई, तो असल में तो ये बनी थी रूस के खिलाफ ही, क्योंकि ये समझा जाता था कि रूस के बाकी यूरोप को खतरा है। क्योंकि आपको याद हो कि रूस एक जमाने में बर्लिन तक बैठा हुआ था, वहाँ से स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया वगैरह वगैरह, पोलैंड, सब कुछ उसके अंदर में थे। तो यूरोपियन यूनियन वाले भी ज़ाहिर है रूस टूटने के बावजूद रकबे के लिहाज से दुनिया का भी सबसे बड़ा मुल्क है, एक बड़ी फौजी कुव्वत भी है, एक बड़ी माशी कुव्वत भी है। अगर इनके यहाँ कुछ माशी अफरा तफरी है जिसकी वजह से मसाइल में घिरे हुए हैं, बस उनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं। तो यूरोपियन यूनियन भी रूस से घबराता है और वो भी समझता है कि उसका जो है मुफाद में है कि वो नेटो और अमेरिका के साथ मिलकर रूस का मुकाबला करे। तो एक पुरानी चक्रिश है जो इतना दिनों में हल नहीं होगी, बल्कि कभी भी हल नहीं होगी। इसी तरह मैं नहीं ख्याल कि कभी जंग होगी, लेकिन इस तरह की कशीदगी बड़े तवील अरसे तक जारी रहेगी। सही। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा, ये जो खबर आ रही है कि यूक्रेन में वजारत खारजा समेत जो मुतादिद वेबसाइट्स हैं उन पर साइबर अटैक्स किए गए हैं, ये वेबसाइट्स बंद हो गई हैं, अब इसको लेकर एक इजलास भी बुलाया गया है। आपको लगता है या आप तक क्या इत्तलात पहुंची हैं, ये किसने ये साइबर अटैक्स किए हैं? और अगर ये अटैक्स जो हैं ये रशिया की जानिब से किए गए हैं, फिर तो ये मामला मजीद बिगड़ सकता है अगर इस इजलास में तहकीकात के बाद ये बात सामने आ जाती है। जब तक ये इजलास होता है, जो तहकीकात होती हैं, उसमें अगर रशिया इन्वॉल्व पाया जाता है तो। देखिए, आपकी पहली बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि इससे कशीदगी में इजाफा होगा, लेकिन रशिया की तरफ से इस तरह का साइबर अटैक जो है वो कोई नई बात नहीं है। अच्छा, रूसी हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट साबित करना मुमकिन नहीं है। ये प्राइवेट हैकर्स होंगे जो कर रहे होंगे, चाहे वो खुद कर रहे हों या चाहे रूसी हुकूमत के कहने पे कर रहे हों, इस तरह भी कर रहे हों। तो अमेरिका कभी इस बात को साबित नहीं कर सकेगा और उससे इनकार करता रहेगा। और जवाब में ये होगा कि अमेरिका से भी कुछ हैकर्स होंगे जो उनको हैक करेंगे और ये मामला भी इस तरह चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आज कहा गया है, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से, कि अगर कशीदगी बढ़ जाती है अमेरिका और रशिया के दरमियान,
तो ये दोनों ममालिक समझ नहीं रहे हैं उस तरह से जिस तरह से दुनिया को नुकसान पहुंच सकता है। मैं ये चाहूँगी अनवर साहब कि आप ज़रा हमें समझाइए कि अगर वाक़तन कोई झड़प हो जाती है, चलें कोई बहुत बड़ी जंग ना सही, कोई झड़प हो जाती है यहाँ पर, क्या असरात मुरतब हो सकते हैं उसके ख़ित्ते पर और ख़ास तौर पर सारी दुनिया पर? बहुत खौफनाक। जो रूस जो अक़वाम मुत्तहिदा का स्टैंड है, सेक्रेटरी जनरल का स्टैंड है, बिल्कुल सही है। पहली बात है कि अमेरिका इस वक्त दुनिया की वाहिद सुपर पावर। दूसरी बात है कि रशिया खुद एक बड़ी पावर है। फिर आप ये देखें मसलन यूरोप से ही शुरू करें, यूरोप के एक बड़े हिस्से को ऑयल जो है रूस से आता है। उन मुल्कों में फौरी तौर पर एक ऑयल की क्राइसिस शुरू हो जाएगी। मसलन तुर्की में ऑयल की क्राइसिस शुरू हो जाएगी। वेस्टर्न यूरोप में तो ऑयल आता है, गैस आती है, उसकी क्राइसिस शुरू हो जाएगी। उसके अलावा जो ये है कि इस वक्त अगर वो लड़ाई होगी तो ये रशिया से जंग है, वो इस तरह नहीं होगी कि जैसे आप लीबिया से जंग हो या इराक से जंग हो। ये जंग तो आपको अंदाजा है कि रूस से ये जंगें हुई हैं, उसमें हिटलर भी तबाह हो गया, नेपोलियन भी तबाह हो गया। रूस एक अफगानिस्तान की तरह एक बहुत मुश्किल मुल्क है जंग के लिए। तो वो तो पूरी इंटरनेशनल जो पूरा नेशनल सिस्टम जो है वो खतरे में आ जाएगा। और फिर रूस के पास की सारी कमजोरियों के बावजूद रूस के पास एटमी हथियार हैं, अमेरिका के पास एटमी हथियार हैं। तो अब रूस और अमेरिका के दरमियान जंग का सोच भी नहीं सकते। तो पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी, पूरा माशी निज़ाम खतरे में आ जाएगा और एक अजीबोगरीब सूरत हाल हो जाएगी। ठीक है जी, एटमी ताकतें हैं, दोनों के पास एटमी हथियार मौजूद हैं। अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है और खुदा ना खास्ता ज़ाहिर है एटमी हथियार अगर इस्तेमाल हो जाते हैं तो फिर पूरी दुनिया के लिए ऑब्वियसली ये ख़तरा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब, हमारी बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मज़ीद बात होती, लेकिन ज़ाहिर है वो कुछ इश्यूज़ की वजह से जब आपसे लाइन हमारी कनेक्ट नहीं हो पाई तो उसमें भी काफ़ी वक्त निकल गया। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे शो के लिए वक्त निकाला, अपना कीमती तज्ज़िया आपने शेयर किया अनवर इकबाल साहब, थैंक यू सो मच। अनवर इकबाल साहब जी हमसे बात कर रहे थे यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो मामला है और उसमें जो इन्वॉल्वमेंट हमें दिखाई देती है यूरोपीय यूनियन की और अमेरिका की, उसको लेकर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हों या यूरोपीय यूनियन के साथ कोई भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अब देखना यह है कि मामला किस तरफ जाता है, क्योंकि अगर ये तबाही की तरफ जाता है, अगर ये किसी झड़प की तरफ जाता है तो ये सिर्फ इन ममालिक के लिए जो इन्वॉल्व हैं खतरा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, सिर्फ ये अक़वाम मुत्तहिदा भी कहती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल जी आगे बढ़ना, एक और जगह जहाँ बहुत ज़्यादा कशीदगी पाई गई, ये कशीदगी कुछ हल होती हुई दिखाई दी लेकिन एक बार फिर से बढ़ गई है। मैं बात कर रही हूँ टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच की, जो आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार हैं और ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा एक बार फिर से इनका कैंसिल कर दिया गया है। जोकोविच जब गुज़श्ता महीने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट खेलने ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे तो कोरोना के ज़वाबित के तहत सफ़री दस्तावेज़ात की मुबैना अदम मौजूदगी की वजह से उन्हें गिरफ्तार करके ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की जानिब से पहली बार उनका वीज़ा मनसूख किया गया था, जिसके बाद उन्होंने अदालत से रुजू किया, पर अदालत के फैसले से उनका वीज़ा बहाल कर दिया गया था। ताहम ऑस्ट्रेलवी इमिग्रेशन हुकाम ने एक बार फिर सेहत के जो ज़वाबित हैं उनको मलहूज़ खातिर रखते हुए उनके बकौल उनका वीज़ा एक बार फिर से मनसूख कर दिया। ये कौन से सेहत के ऐसे ज़वाबित हैं जिन पर बार बार जोवाक जोकोविच को ये सारा कुछ फेस करना पड़ रहा है? असल मसला जो है वो एक डोज का है, वो एक वैक्सीनेशन का है जो वो नहीं करवाना चाह रहे हैं कोविड से बचाव की। ये मामला क्या है, क्यों इसने इतना संगीन रुख इख्तियार कर लिया है, ये सारी चीज़ें पहले एक रिपोर्ट में, फिर इस पर और डिटेल में बात करते हैं। सर्बिया से ताल्लुक रखने वाले आलमी नंबर 1 स्टार नोवाक जोकोविच का वैक्सीन से इस्तिस्ना के तनाज़े पर एक बार फिर से वीजा मनसूख कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन मिनिस्टर एलेक्स रू की जानिब से जोकोविच का वीजा मनसूख किए जाने का ऐलान करते हुए कहा गया कि ये फैसला सेहत आमा और अवामी मफाद के लिए किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने मजीद कहा कि हुकूमत बिलखसूस कोविड की आलमी वबा के दौरान मुल्की सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। इस फैसले के बाद जोकोविच के मुल्क बदर किए जाने की सूरत में ऑस्ट्रेलिया का नया वीज़ा हासिल करने की कोशिश पर 3 साल की पाबंदी भी आयद हो सकती है। गुज़िश्ता हफ्ते जब ऑस्ट्रेलियन ओपन के दिफाई चैंपियन जोकोविच मेलबर्न पहुंचे तो उनके सफरी दस्तावेजात में इस बात का सबूत नहीं था कि वो वैक्सीन कराए बगैर ऑस्ट्रेलिया में दाखिल होने का इस्तिस्ना रखते हैं। इस बिना पर इमिग्रेशन अथॉरिटी की जानिब से टेनिस स्टार का वीजा मनसूख कर दिया गया। ताहम जोकोविच ने अदालत से रुजू किया और एक मुख्तसर अदालत कार्रवाई के बाद ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने उनका वीजा बहाल कर दिया।
लेकिन ऑस्ट्रेलियावी इमिग्रेशन अथॉरिटी के पास ये इख्तियारात हैं कि वो किसी का भी वीजा किसी भी वजह के तहत मुस्तरद कर सकती है। अदालती कार्रवाई में जोकोविच की जीत के बाद इमिग्रेशन अथॉरिटी ने इसी हक का इस्तेमाल किया है। जोकोविच वीजा मनसूखी के फैसले के खिलाफ अदालत में दोबारा अपील करने का हक रखते हैं। इस सारे तनाज़े के दौरान जोकोविच पर ये इल्जाम भी लगा कि उनकी जानिब से जाली हल्फनामा जमा करवाया गया, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया आमद से 14 दिन कबल तक कहीं का सफर नहीं किया, हालांकि वो इस दौरान स्पेन का सफर कर चुके थे। सर्बियन टेनिस स्टार वैक्सीन मुखालिफ हैं। उन्हें इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए तिब्बी तौर पर इस्तिस्ना दिया गया था। ताहम जोकोविच के बिना वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया दाखिले पर कुछ अवामी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल देखा जा रहा था, जबकि वैक्सीन मुखालिफ लोग जोकोविच के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। नोवाक जोकोविच अब तक 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम कर चुके हैं और अगर उन्हें 17 जनवरी को शुरू होने वाले टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिलता और वो ये टाइटल जीत जाते तो वो 21 ग्रैंड स्लैम एजाज़ात के साथ दुनियाई टेनिस के कामयाब तरीन खिलाड़ी बन जाते। बिल्कुल जी, जोकोविच के साथ क्या हो रहा है ये तो आपने जाना, क्यों हो रहा है ये भी आप जान चुके हैं। अब क्या होने वाला है ये हम और आप मिलकर जान लेते हैं। खालिद भट्टी साहब से सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम सलाम आसमा साहब, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपका शुक्रिया खालिद साहब, आप हमारी रिक्वेस्ट पे वक्त निकाल रहे हैं। अच्छा खालिद साहब, आप ये बताइएगा कि ये दूसरी बार हो गया नोवाक के साथ कि उनका वीज़ा जो है वो मनसूख किया गया है। अब आपको क्या लगता है, कुछ ये जो शर्मिंदगी एक होती है, ज़ाहिर है आपको एक हिरासती सेंटर या जो भी वो बनाए की जगह है जहाँ पर ऐसे लोगों को रखा जाता है जिनका वीज़ा मनसूख होता है, जिनको मुल्क बदर किए जाने का इरादा होता है मुल्क का, वहाँ पर रखा जाता है। अब इतनी सारी शर्मिंदगी जो इन्होंने उठाई है, आपको लगता है कि दोबारा कोर्ट जाएंगे, अपील करेंगे? अच्छा आसमा, आपको एक बात बताता चलूं कि जोकोविच ने इतनी शर्मिंदगी उठाने के बाद भी दोबारा अपील दायर कर दी है और वो कोर्ट में चले गए हैं। और उनकी इन हरकत से तो ये लगता है कि शायद इनको शर्मिंदगी है ही नहीं, शायद इनको इस बात की समझ नहीं आ रही कि ऑस्ट्रेलिया सर्बिया नहीं है बल्कि कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। हम मानते हैं, इस बात की कदर भी करते हैं कि आप दुनिया के नंबर 1 टेनिस स्टार हैं, लेकिन काश आप कानून की पासदारी में भी नंबर 1 होते। मिस्टर स्टार, अपना असो रसूख और दबदबा अपने मुल्क तक रखें, यहाँ कानून सबके लिए बराबर है। तो अपील उन्होंने ऑलरेडी दायर कर दी है। कानून है क्या, मतलब पाबंदी लगेगी इनके ऊपर, दोबारा इनको मुल्क में नहीं आने दिया जाएगा? क्या कानून है अगर कोई इस तरह से लॉ को फॉलो नहीं करता है? जो भी लॉ ये कहता है कि जब आप फॉल्स डिक्लेरेशन देते हैं तो यू शुड बी गेटिंग रेडी फॉर योरसेल्फ फॉर 12 मंथ इम्प्रिजमेंट एज वेल एज अ ह्यूज फाइन। अब इनको 3 किस्म के इनके ऊपर सख्ती हो सकती है। इनको जुर्माना कर दिया जाए, इनको 1 साल तक जेल में जाना चाहे और इनके ऊपर 3 साल की पाबंदी लग सकती है कि आप 3 साल तक दोबारा ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकते। देखना ये पड़ेगा कि किस हद तक इन्होंने वायलेशन की है और उस वायलेशन के उस हद तक साबित होने के बाद ही उसके बाद फिर इनकी सजा को डिसाइड किया जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर जो कानून को समझने वाले लोग हैं वो क्या कहते दिखाई दे रहे हैं? कोर्ट अब क्या फैसला कर सकती है? दोबारा से इनके हक में कोई फैसला आ सकता है, चांसेस हैं? अच्छा देखें, एक बात बड़ी समझनी ज़रूरी है आसमा यहाँ पे कि कोर्ट ने अब सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फैसला करना है कि जो इमिग्रेशन मिनिस्टर ने इनका वीज़ा कैंसिल किया है उसके अंदर कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है। क्या वाकई ही वो इस बात की पावर रखते हैं और जिस तरह से उन्होंने वीज़ा कैंसिल किया है तो क्या उन्होंने अपने उस कैंसिलेशन के प्रोसेस को सही तरह से एक्सरसाइज किया है कि नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली आप ये बात कह लें कि अपनी तरफ से ये इकबाल जुर्म भी कर चुके हैं एंड ही इज प्लीडेड गिल्टी व्हाट ही हैज बीन डूइंग। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब एक इन्होंने अपनी तरफ से एक अपील का हक है और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कह दिया, इमिग्रेशन ने भी कह दिया कि ठीक है, चूंकि आपने अपील दायर आज कर दी है, हम आपको कानूनी तौर पे मुल्क से नहीं निकालेंगे। लेट द फेडरल कोर्ट डिसाइड कि आपका मुस्तकबिल है क्या। ठीक है। अच्छा, मुस्तकबिल की बात हो रही है तो अभी जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी बताया, जो इनके फैंस हैं वो भी जानते हैं, पाकिस्तान में भी क्योंकि बहुत बड़ी इनकी फ़ैन फॉलोइंग है। 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स ये जीत चुके हैं। ये 21वां ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जिसे अगर वो जीत जाते हैं तो दुनिया के सबसे कामयाब तरीन खिलाड़ी भी बन सकते हैं। बहुत अहम टूर्नामेंट जिसके लिए वो इतनी फ़ाइट कर रहे हैं। किस कदर ज़हनी दबाव का शिकार वो दिखाई देते हैं, क्योंकि आप तो वहीं पर मौजूद हैं, सारा मामला भी देख रहे हैं, आप तक इत्तलात भी आ रही होंगी, सारा वाक़या भी आपके सामने है। कुछ लगता है कि वो दबाव में हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं, जो गलतियों पे गलतियां, जिस तरह से जाली हलफनामा जमा करवा देना, ये सारा उसी दबाव की वजह से हुआ है उनकी जानिब से? इस पे कुछ छूट मिल सकती है ज़हनी दबाव के लेके अगर कोर्ट में बात होती है?
इसके ऊपर मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको सारा सिनेरियो अपने नाज़रीन को बता देता हूँ कि देखिए आसमा, बात ये है कि जब अहम टूर्नामेंट्स होते हैं तो उनकी तैयारी भी बहुत अहम होती है, ज़िम्मेदारी भी बहुत अहम होती है, कानून की पासदारी भी बहुत अहम होती है। अगर आप चुस्त हैं, फुर्तीले हैं, एक अच्छा जिस्म रखते हैं, तो आपका ज़हन भी चुस्त होना चाहिए, आपको हाज़िर दिमाग होना चाहिए। अगर आपको दुनिया के बिल्कुल कामयाब तरीन खिलाड़ी बनने की तमन्ना है, तो आपको लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनने की ख्वाहिश भी होनी चाहिए। और अगर वो ज़हनी दबाव का शिकार हैं, तो उन्होंने ये फ़ैसला अपने लिए खुद चुना है, ये राह खुद उन्होंने चुनी है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी वेकअप कॉल है इनके लिए। नौजवान हैं, अभी लंबा अरसा इनके पास है और अभी ये चाहें तो अपने आप को बदल सकते हैं। और जहाँ तक वैक्सीन लगवाने की मैंडेट की बात है, तो इनका ज़ाती फ़ैसला है इनका आसमा। हम इनकी कानूनी इज़हार राय का एहतराम करते हैं। आप बात को संजीदा नहीं लेना चाहते, आप मत संजीदा लें। आप अपनी ज़िंदगी के साथ खेलना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप खेलें, लेकिन कानून तोड़ने की इजाज़त आपको नहीं मिल सकती। आप इतने बेबाक, निडर और बदमाश नहीं हो सकते कि जब चाहें, जहाँ चाहें आप कानून के साथ खिलवाड़ कर दें। जब आपको मालूम है कि आपको कोरोना है, तो उसके बावजूद आपने आइसोलेशन क्यों तोड़ी? क्यों फ्रेंच न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देना इतना ज़रूरी था? सारी दुनिया का बच्चा-बच्चा जानता है कि कोरोना क्या है, आइसोलेशन क्या होती है। आप स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं, दुनिया आपको फॉलो करती है। किस तरह आपने इतनी ढिठाई से जाके कानून को तोड़ा? कोरोना मुसीबत के साथ अवामी मुकाम पर आना इस बात की दलील है कि आपको इंसानी जान की कोई परवाह नहीं। आपकी इस अच्छा, हरकत की वजह सॉरी से किसी को सॉरी टू कोरोना कट यू हो जाए, खालिद भट्टी किसी की साहब, अब जान चली आपकी जाए। सारी बातें सुन के ना, अब मैं आपसे कुछ कहूंगी तो फिर आप उसका बुरा मान जाएंगे। जी, आप सीरियसली मोस्ट वेलकम, आप स्पीकिंग, बात कीजिए मेरे अभी ये साथ। जो बातें आप कर रहे हैं ना, पहली बात तो इससे मुझे ये साबित हो गई कि आप बिल्कुल भी नोवाक जोकोविच के फैन नहीं हैं, उनके खेल के आप बिल्कुल भी शुड आई हैव मद्दाह टू? नहीं है। दूसरी बात ये जैसा मुझे साबित हो गई कि आपने वही बोलना होता है मेरे प्रोग्राम में आके जो ऑस्ट्रेलवी हुकूमत का मौक़िफ़ होता है। कभी तो चलें एज़ अ रिपोर्टर भी हमें कुछ बता दिया करें। मुझे चलें एक एक बात सवाल मैं आपसे बताइए, पूछ लेती हूँ। आसमा साहबा, मेरे मुझे एक बात बताइएगा प्लीज़, 1 मिनट। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैं बिल्कुल भी, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट, कि मैं किसी भी जो बंदा कानून तोड़ता है मैं उसका फैन नहीं हो सकता। मुझे एक बात बताएं, आप क्या समझती हैं? डीन जॉन्स पाकिस्तान आया, कागजात मुकम्मल नहीं थे, एयरपोर्ट से वापस भेज दिया, डिपोर्ट कर दिया। मैं उठ के शुरू हो जाऊं ऑस्ट्रेलिया को डिफेंड करूं, पाकिस्तान ने बड़ी गलती की है। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ। खिलाड़ी, सेलिब्रिटी डीन जॉन भी बहुत बड़ा है, जितना मर्जी बड़ा खिलाड़ी है। आसमा, आप मुझे कैसे बताएं मैं किस मुंह के साथ उसकी, जिस बंदे ने कानून तोड़ा, उसकी फेवर करूं? मैं आपसे ये तो कह ही नहीं रही हूँ, मैं तो बस कह रही हूँ कि आप आपसे मेरी रिक्वेस्ट हमेशा हमेशा से ये होती है कि चलें ज़ाती तौर पर आप जो भी राय रखते हैं वो एक अलग है। आप चूँकि एक जर्नलिस्ट हैं, हम आपसे जब भी आप रब्ता मुझे कर रहे होते हैं सवाल तो हमारी करें, मैं कोशिश ये आपको होती है स्पेसिफिक कि आप जवाब हमें दे वो चीज़ें बताएं जो दोनों तरफ से सामने आती है ना। आप तो वन साइड स्टोरी जो है शुरू कर देते हैं। बहरहाल मैं इस पर आपको वो नहीं कहूँगी, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप हमेशा मुझे मेरे प्रोग्राम में फिर भी ये हमारी जो नोक झोंक चलती रहती है इसके बावजूद ज्वाइन कर लेते हैं। भट्टी साहब, इसके लिए बड़ी मेहरबानी है आपकी। लेकिन अब मुझे आसमा ज़रा ये साहबा, बता मुझसे आप दीजिएगा, सवाल पूछिए, मैं आप आपको स्टार उनको बिल्कुल माने ना जवाब माने, आप उनको कानून की खिलाफ वर्जी पे जो मर्जी कहते रहे, मद्दाह उनके रहे ना रहे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया के सबसे बड़े स्टार है। और उनके जो वीज़ा मनसूखी का ये सारा मामला है, इस पर सर्बिया के सदर ने खुद उनको फ़ोन किया है, उनसे हमदर्दी का इजहार किया है और उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई हुकाम को तनकीद का भी निशाना बनाया है कि अब दोबारा उनका वीज़ा क्यों मनसूख कर दिया गया है। मुझे बस ये बता दीजिएगा भट्टी साहब कि अब दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात पर इसका असर आएगा? कुछ ऐसी इत्तलात हैं, कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसी चीज़ें होती देख रहे हैं आप? अब आसमा, मैं आपने 2 सवाल किए, मैं इनका बिल्कुल पिन पॉइंट जवाब देता हूँ। सर्बिया के जो सदर हैं उन्होंने तनकीद की है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, उनको तनकीद करने का हक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले घर के बच्चे के कान खींचने चाहिए थे कि आप बेगाने घर में जाके क्या करना चाहते हैं। अगर मैं ये वाली बात करूंगा तो आपको बुरा लगेगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया की साइड ले रहा हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया की साइड नहीं ले रहा, मैं कानून की पासदारी की बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जो जवाब है कि इनके आपस में ताल्लुकात के ऊपर कोई असर पड़ेगा, रत्ती बराबर भी असर नहीं पड़ेगा। सर्बिया के सदर ने जो बयानात दिए हैं उसके बरक्स सर्बिया के वजीर आजम की ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन के साथ बात हुई है। आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब दे रहा हूँ। और स्कॉट मॉरिसन ने अपनी जो कोविड-19 की पॉलिसीज़ हैं, जो लोगों की देखभाल और हिफाजत की पॉलिसीज़ हैं, वो उनको वाज़ेह की हैं। वो इस बात से एग्री करते हैं और उन्होंने इस बात के अज़्म का इआदा किया है कि हमारे ताल्लुकात आपस में ख़राब नहीं होंगे। कोई भी अगर आपका सवाल मज़ीद है तो बिल्कुल मैं डायरेक्ट पिन पॉइंट 2 हरफ़ी जवाब देने के लिए तैयार हूँ।
अच्छा, बस नहीं, अभी आपने चले एक सवाल का ही जवाब दे दिया ना मेरा पिन पॉइंट, तो मेरे लिए यही बहुत काफ़ी है और मेरे ख्याल में मुझे आपको यही शुक्रिया बोलना चाहिए। लेकिन देखें, एक चीज़ इसमें है भट्टी साहब कि आप कह रहे हैं ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे, ये तो अभी जो अपील की गई है इसका फैसला आने के बाद भी देखेंगे ना। वो जो सज़ा आपने बताई है कि अगर 12 महीने की इनको सज़ा हो सकती है, अगर इनको वहाँ पर कैद की सज़ा सुनाई जाती है तो फिर तो बड़ा रिएक्शन आएगा सर्बिया से, हमें उनके प्रेसिडेंट की जानिब से भी आएगा और जो इतने बड़ी तादाद में मद्दाह मौजूद है उनकी जानिब से भी आएगा। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़र्क पड़ता हुआ तो हम देख रहे होंगे। लेकिन जब ये फ़र्क पड़ेगा, जब ये अब जो भी इनका फैसला है वो सुनाया जाएगा, तो भट्टी साहब आई प्रॉमिस कि हम दोबारा आपसे ही राब्ता करेंगे और इस पर आपसे ही बात कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आज की बैठक के लिए, आज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। खालिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो ऑस्ट्रेलिया से हमें बताए थे नोवाक जोकोविच के मामले पर बड़ी तफसील से, या ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो बता रहे थे वो हमें। बहरहाल जी, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है और दिन भर आज कहाँ क्या हुआ इससे तो हमने आपको आगाह किया, लेकिन दुनिया में और भी बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। मेरे प्रोग्राम का वक्त चूँकि मुख्तसर होता है, बहुत सारे वाक़यात पर हम उस तरह से डिटेल में बात नहीं कर पाते हैं, तो हमने एक सेगमेंट आपके लिए रखा हुआ है जिसका नाम है चलते चलते, जिसमें दुनिया भर में जो चीज़ें अहम हुई होती हैं, जो खबरें होती हैं, जो स्टोरीज होती हैं, वो हम सारी मुख्तसर करके आपके लिए ले आते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चलते चलते में मज़ीद अहम खबरें जानिए चलते चलते। पाकिस्तान के शहर लाहौर में अपनी नौयत की एक मुनफरिद और दिलचस्प इंसानी लाइब्रेरी कायम की गई है, जिसमें कागज से बनी किताबों की बजाय चलते फिरते जीते जागते इंसान ही एक किताब है। इस इंसानी लाइब्रेरी में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद अपने तजुर्बात शेयर करते हैं। इस ह्यूमन लाइब्रेरी में आप अपनी मर्जी के शख्स के साथ 1 घंटा गुजार सकते हैं और उनसे आप कोई भी बात पूछ सकते हैं और उनके तजर्बे से फ़ायदा उठा सकते हैं। बरतानिया के एक मुमताज सर्जन का दौरान इलाज मरीजों के जिगर पर अपना नाम या नाम के अल्फाज बतौर ऑटोग्राफ करने के इल्जाम में तिब्बी लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया। तफ्तीश के दौरान साइमन ने एतराफ़ किया कि उन्होंने 2013 में एक खास ऑर्गन बी मशीन से 2 मरीजों के जिगर पर अपने दस्तखत किए थे। 2017 में इसी केस की तफ्तीश में सर्जन पर 10,000 पाउंड का जुर्माना किया गया था और 2020 में 5 माह के लिए अपने काम से दूर रहने की सजा दी गई थी। ताहम अब बरतानिया में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ट्राइब्यूनल सर्विस MPTS ने डॉक्टर का लाइसेंस ही मुअत्तल कर दिया है। चीन के खलाई मिशन चेंग-ई 5 ने चांद की सतह पर पानी दरियाफ्त कर लिया है और ऐसा पहली बार हुआ है जब साइंसदानों ने चांद के किसी मकाम पर सयाल मवाद को दरियाफ्त किया है। जरीदे साइंस एडवांसेस में शाये तहकीक में चीनी साइंसदानों ने बताया कि चेंग-ई 5 लैंडर ने पानी के मॉलिक्यूल्स को दरियाफ्त किया। पानी की दरियाफ्त के लिए स्पेक्ट्रोमीटर को इस्तेमाल करके लैंडिंग साइट के नमूनों का तज्जिया किया गया। इस तज्जिये से यह साबित हुआ कि चांद की सतह जमीन के मुकाबले में बहुत ज्यादा खुश्क है। अब ये तयन करना बाकी है कि चांद पर दरियाफ्त होने वाले पानी तक इस्तेमाल के लिए रसाई आसान है या नहीं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आर्ट म्यूजियम की रखवाली के लिए 50 बिल्लियों की फौज रखी गई है। हर्मिटेज नामी म्यूजियम में बिल्लियां रखने की रवायत 1745 ईस्वी से पड़ी। इंतजामिया की जानिब से 30 लाख से ज्यादा फनपारों को चूहों से बचाने के लिए इन बिल्लियों को रखवाली के लिए रखा हुआ है। ये बिल्लियां म्यूजियम के बेसमेंट में रहती हैं और इसी वजह से म्यूजियम आने वाले सयाहों की नजर में नहीं आती। इन बिल्लियों की खुराक का इंतजाम म्यूजियम इंतजामिया की जिम्मेदारी है। साल 2021 में दुनिया को कई कुदरती आफात का सामना रहा। इन कुदरती आफात ने न सिर्फ हजारों जानें निगली बल्कि अरबों डॉलर का माली नुकसान भी हुआ। जर्मनी की एक इंश्योरेंस कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया कि साल 2021 में कुदरती आफात के नतीजे में पूरी दुनिया को 280 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि माहौलियाती तब्दीली के मुज़म्मरात के सबब ये रुझान आगे भी बरकरार रहेगा। साइंसी माहिरीन का कहना है कि माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में कुदरती आफात के वाकयात अब ज्यादा तेजी से रूनुमा हो सकते हैं और इनकी नौयत ज्यादा संगीन हो सकती है।